दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज बारी है एक न्यू टॉपिक करने का, जिस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे कि जो सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे करके आता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। ठीक है सर, इसका क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इकोनॉमी में स्कैरसिटी है। किसका स्कैरसिटी है सर? रिसोर्सेज का। सर रिसोर्सेज का कमी है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, और लिमिटेड रिसोर्सेज है इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट रीजन मेरा क्या है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। सेम रिसोर्सेज अलग अलग चीजों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग यूज के लिए उसको एलोकेट किया जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। देखो ऐसे भी बहुत सारे वांट्स है जिसको हमको इमीडिएट चाहिए होता है, जैसे कि कोई चीज हम चाह रहे हैं और उसका जरूरत है इमीडिएटली, तो हम लोग उसको इमीडिएट पाना होगा। बट ऐसे भी बहुत सारे वांट्स होते हैं ह्यूमन के, जो कि आप उसको क्या पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कुछ दिनों तक आप उसके बिना भी काम कर सकते है। तो वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। बहुत सारे वांट्स है जो कि डिफर है किसमें, इंटेंसिटी में, प्रायोरिटी में। ठीक है, अब बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इकोनॉमी का। सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम होता है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। देखो इकोनॉमी में बहुत टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, वॉर टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स। ठीक है, काफी टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन गुड्स में कैसे मालूम पड़ेगा कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करे और कितना प्रोडक्शन करे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, कि रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करे ताकि हम लोगों को ये वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। सर अगर ये मालूम पड़ गया कि क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, देन आफ्टर क्वेश्चंस ये अराइज होता है कि सर कैसे प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो देखो कैसे प्रोड्यूस करे, यानी देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, चॉइस ऑफ, क्या बोलते हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। इस प्रॉब्लम को हम लोग चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर आपका 1 मार्क में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछा गया कि विच प्रॉब्लम इज कॉल्ड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, और 3 ऑप्शन दिया और लास्ट ऑप्शन आपको मिला नन ऑफ दिस, तो आपको किसमें सेकंड ऑप्शन में टिक करना है, हाउ टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो इसमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कौन सा टेक्निक यूज करे। बेसिकली यहाँ 2 टेक्निक है, क्या क्या, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि ज्यादा लेबर यूज होगा एज कंपेयर टू कैपिटल, यानी मशीन्स, कंप्यूटर, मशीन्स, ये सब ज्यादा लेबर यूज होगा। और कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा कैपिटल यूज होगा, ज्यादा मशीन्स यूज होंगे एज कंपेयर टू लेबर। तो देखो पहला पॉइंट इन दोनों का डिफरेंस। दूसरा क्या, अगर लेबर ज्यादा यूज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, और कैपिटल इंटेंसिव में अगर मशीन्स ज्यादा यूज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या, बढ़ जाएगा, क्योंकि लेबर कम यूज हो रहा है, इसमें लेबर ज्यादा यूज हो रहा है। तो लेबर इंटेंसिव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा और कैपिटल इंटेंसिव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर लेबर इंटेंसिव में इकोनॉमी ग्रो करेगा बट एट अ स्लोअर रेट, धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि एक इंसान, एक आदमी के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है जितना मशीन के पास होता है। अगर एक आदमी एक दिन में अगर 2 खिलौना बना रहा है तो मशीन वही उसी टाइम पे 4, 5, 6 खिलौने भी बना सकता
है। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा बट एट अ फास्टर रेट। तो दोनों को अपना अपना मेरिट्स और डिमेरिट्स है। प्रोड्यूसर को टेक्निक्स चॉइस करते समय, चूज करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि उसको क्या क्या वांट्स है, उसको किस किस टाइप का टेक्निक्स या प्रोडक्शन चाहिए, किस टाइप का, उस हिसाब से वो क्या अडॉप्ट करेगा इन दोनों टेक्निक्स में से। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। देखो एक आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए प्रोड्यूस करें। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो भी रिसोर्सेस है, वो हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में बांट देंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट हम लोग का है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है हमारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंड देन आफ्टर हो जाएगा क्या, एंटरप्रेन्योर। ये मेरा होता है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कोई सामान को, कोई कमोडिटी को अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं और इनका हेल्प लेके मैं करूंगा, क्योंकि ये तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, विदाउट इनके बिना तो कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है सर। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इनकम को इनके प्रोडक्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, लेबर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा, कैपिटल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा, और एंटरप्रेन्योर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ये तो परसेंट के बेसिस पे हम लोग टोटल इनकम को इन लोगों के बीच डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर एकदम से। अब नेक्स्ट बात ये है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कोई अगर चीज को हम सैक्रिफाइस कर रहे, छोड़ रहे हैं और उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को अपना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आइसक्रीम खाने का इच्छा है, अगर आपको आइसक्रीम खाने का इच्छा है, ठीक है, और आपको आइसक्रीम ना मिलके चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है, तो चॉकलेट मिल रहा है, आपको खाने का इच्छा आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम नहीं मिल रहा है तो कम से कम चॉकलेट तो मिले, इस टाइप का कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को हम लोग चूज करते हैं। तो आइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड। फॉर एग्जांपल एक इंसान को 3 कंपनी से लेटर आया, ज्वाइनिंग लेटर। ए कंपनी ₹70,000 उसको दे रही है, बी कंपनी 65 और सी कंपनी 62। तो फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन है, बी है, ठीक है, ए के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी है क्योंकि ये 75 और 65 ऑलमोस्ट तो सेम ही है। उसका नेक्स्ट अल्टरनेटिव हमको चूज करना, अगर तू नहीं तो कोई और सही, समझे बाबू। तो 70,000 और 65,000, यानी 70,000 का अल्टरनेटिव कौन हो जाएगा, 65,000। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मेन टॉपिक है, ठीक है, पीपीसी या पीपीएफ, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी टीसी। तो देखो क्या कहता है, द लोकस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, 2 गुड्स रहेगा दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज। सर गिवन का मतलब, सर गिवन का मतलब होता है कांस्टेंट, गिवन का मतलब कांस्टेंट resources and technology where all the resources are fully and efficiently utilized is called PPC या PPF या TC। कोई भी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन को एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा, उससे क्या होगा, कैसे करके प्रोड्यूस होगा सर, विद इट्स गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगा, उसी के बेसिस में हम लोग क्या 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। और कंडीशन ये है जहां पे सारा रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होना चाहिए टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम लोग बात करेंगे इसका एजम्पशंस के बारे में, इसका शेड्यूल के बारे में और इसका डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आता है वो क्या है, एजम्पशंस। देखो एजम्पशंस क्या है पीपीसी का, रिसोर्सेस आर कांस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होगा, रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और नेक्स्ट है ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। देखो रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज तो करना है, लेकिन हर एक रिसोर्सेस, ईच एंड एवरी रिसोर्सेस एफिशिएंट नहीं भी हो सकता है, तो फिर उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो एफिशिएंट है उसको यूटिलाइज करेंगे एफिशिएंटली, ठीक है। शेड्यूल क्या है, देखो कॉम्बिनेशन ABCDEF, गुड X गुड Y, गुड नंबर 1 और गुड नंबर 2, क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 और 15 14 12 9 5 0 ले लिए, ठीक है सर। तो देखो X एक्सिस में गुड X और Y एक्सिस में गुड Y। तो देखो यहाँ पे 0 में 15, 1 में 14, 2 में 12, 3 में
9, 4 में 5 और 5 में 0, तो ये बन गया क्या मेरा पीपीसी। और इसको क्या कहते हैं, अटेनेबल क्या पोर्शन। वेरी गुड, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अटेनेबल पोर्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। अब बात करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखो, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। वेरी गुड, देखो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सर डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि एक गुड्स को ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए, एक गुड का ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरा गुड्स का कुछ यूनिट्स हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसीलिए पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या बोले, एक गुड्स को ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए दूसरे यूनिट्स ऑफ गुड हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये पहला है, क्या है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरा क्या, पीपीसी इज कनकेव टू ओरिजिन। देखो कनकेव है, सर कनकेव क्यों है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कुछ टाइम पे मैं बता रहा हूं, कुछ देर बाद। जस्ट यहाँ पे आप याद रखना कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। अच्छा सर कन्वेक्स क्यों होता है, कन्वेक्स होता है ड्यू टू डिक्रीज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, या फिर इंक्रीज एमआरटी भी बोल सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और डिक्रीज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना, कनकेव है तो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर कन्वेक्स है तो डिक्रीज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन यानी पीपीसी क्या ऐसे बन सकता है, इस प्रकार बन सकता है सर, तो आंसर है यस, पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हेन एमआरटी बिकम्स कांस्टेंट, जब एमआरटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तो पीपीसी भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे बन जाएगा। अब सर कांस्टेंट कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम कॉम्बिनेशन ले लिए ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ पे गुड एक्स ले लिया 0, एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ हो गया, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन गुड एक्स ले लिए, हाँ 0 1 2 3 4 5, देखो 0 1 2 3 4 5, और गुड वाई ले लिए 5 4 3 2 1 0, और यहाँ पे एमआरटी कैलकुलेट करेंगे, एमआरटी इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो देखो ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, तो बताओ पहले कितना था कि अब 5 हो गया, सर नहीं पता कि पहले कितना यूनिट था कि अब 5 हो गया, नहीं पता। अच्छा पहले कितना यूनिट था कि अब 0 हो गया, सर ये भी नहीं पता। तो नहीं पता भाई, नहीं पता इक्वल टू कुछ भी नहीं पता। ठीक है, पहले 5 था 4 हो गया, तो 1 चेंज हुआ, इस ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, तो कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट, और इसमें भी 1 यूनिट यानी 1:1, इसमें भी 1 यूनिट हुआ, 4 से 3 1, 1 से 2 1, तो इसमें भी 1:1, तो 1:1 1:1 और 1:1। तो देखो यहाँ पे एमआरटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तभी पीपीसी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ गए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी की बात है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब बात आता है शिफ्ट और रोटेशन। देखो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट इन पीपीसी, देखो ये मान लो y एक्सिस, ये ओरिजिन और ये x, तो ये गुड x और ये गुड y। देखो शिफ्ट क्या है, अगर ऐसे है, अगर रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गया तो क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये ए बी है तो क्या हो जाएगा, A1 B1। ठीक है, अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी A2 और B2। तो ये क्या है, शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। अब ये शिफ्ट समझ आ गया। अब बात करेंगे किसका, रोटेशन का। रोटेशन कैसे होगा, देखो रोटेशन, एक ये वाला और एक ये वाला डायग्राम। ठीक है, देखो ये y, ये ओरिजिन, ये x, ये y, ये ओरिजिन और ये x। देखो
अगर वाई एक्सिस वाला पकड़े, वाई एक्सिस वाला, तो रोटेशन कैसे होगा सर? देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस से, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस से होगा तो सर जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा सर। यानी देखो अगर एक्स एक्सिस से पकड़े तो एक्स एक्सिस क्या लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड हुआ ना? एक्स एक्सिस देखो ये वाला मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस लेफ्टवर्ड हुआ और राइटवर्ड हुआ। ये वाला मेरा लेफ्ट पोर्शन है और ये वाला मेरा राइट पोर्शन है। तो एक्स एक्सिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। अगर वाई एक्सिस का होगा तो बनेगा कैसे पीपीसी? ऐसे ही, बट ऐसे और ऐसे। अब जरा बताना, ये वाला लेफ्टवर्ड और ये वाला क्या? राइटवर्ड। समझ गया? तो अगर एक्स एक्सिस में है तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, अगर वाई एक्सिस में है तो राइटवर्ड और नीचे वाला लेफ्टवर्ड, और ये वाला राइटवर्ड शिफ्ट और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था शिफ्ट ऑफ पीपीसी और ये था क्या? रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी समझ आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कब कन्वेक्स होगा, कब कनकेव होगा, स्ट्रेट लाइन कब होगा, ये। अब दो कॉन्सेप्ट बचता है क्या? एक बचता है एमआरटी, एक बचता है एमओसी। ये दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो एमआरटी और एमओसी देखो क्या होता है। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, देन आफ्टर मैं आप लोगों को बताता हूं कि एमआरटी और एमओसी होता क्या है। तो लास्ट का 2 पॉइंट बाकी है क्या? एमओसी और एमआरटी। देखो एमओसी क्या होता है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी सैक्रिफाइस टू यूनिट गेन इन एक्स कमोडिटी इज कॉल्ड एमओसी। यानी यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस्ड बाय यूनिट ऑफ एक्स सैक्रिफाइस्ड। एक कमोडिटी का ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए दूसरा कमोडिटी का हम लोगों को कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड द रेशियो बिटवीन दीज टू आर कॉल्ड एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एमआरटी क्या होता है सर? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो the rate at which one commodity is transformed into another commodity, एक commodity को जब दूसरे commodity में तब्दील किया जाता है, चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड किया जाता है, उस रेट को हम लोग एमआरटी बोलते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या? एमआरटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हो गया। अब देखो 3 पॉइंट आता है। अगर अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और लास्ट आ जाए स्वच्छ भारत अभियान, इन तीनों का पीपीसी में क्या इफेक्ट होगा? जरा ध्यान से सुनना। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो बहुत सारे पीपल और इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे पीपल का डेथ हो जाएगा और इंडस्ट्री भी बंद हो जाएंगे अर्थक्वेक आने से। तो पीपीसी मेरा कैसे होता है? ऐसा। तो जरूर इसके नीचे बनेगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि सर अगर पीपल हो गया तो सर रिसोर्सेस खत्म, रिसोर्सेस खत्म। अगर इंडस्ट्री बंद हो गया तो टेक्नोलॉजी खत्म। तो रिसोर्सेज भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो पीपीसी तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो यानी कि जो मेरा एक्चुअल होगा वो एक्चुअल पीपीसी के डाउनवर्ड बनेगा। नंबर 1 खत्म। नंबर 2 मेक इन इंडिया। सर अगर मेक इन इंडिया होगा तो पीपल बहुत सारे क्या अपना जॉब्स खो देंगे। अगर जॉब्स खो देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। और वर्ड अंडर से ये पता चल रहा है कि पीपीसी के ठीक डाउनवर्ड बनेगा। कौन? मेक इन इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्वच्छ भारत अभियान। देखो अगर स्वच्छ भारत अभियान आने से पहले का अगर पीपीसी बनाए हम लोग तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ये मान लो ए बी, तो ये A1 B1। स्वच्छ भारत अभियान आने से पहले का पीपीसी बोल रहे हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान आ जाए तो डिजीजेस खत्म हो जाएगा, बहुत सारे जो हैम्पर बीमारी है, बहुत सारे जो दुखदाई बीमारी होता है ना, वो सभी खत्म हो जाएगा। आसपास हम लोग का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसमें फ्रेश एयर ब्लो होगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर अच्छा हो जाएगा तो पीपीसी क्या राइटवर्ड शिफ्ट करेगा स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद। तो देखो अर्थक्वेक में डाउनवर्ड, मेक इन इंडिया में भी डाउनवर्ड क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ क्या राइटवर्ड। तो ये था इफेक्ट ऑफ पीपीसी ऑन दीज 3 पॉइंट्स।
खत्म हुआ। इसी के साथ चैप्टर का हुआ समाप्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।